सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। और मैं आ गया हूं आप सभी के लिए साइंस के बिल्कुल गिने हुए छठे हुए टॉपिक्स लेके। भाई जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया, अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो बात जाएगी बन, बात जाएगी बन। क्योंकि गाइस, क्योंकि आपको पता ही है भैया, पढ़ा आपने चाहे साल भर कितना भी हो, लेकिन एग्जाम के लिए जो छुट्टियां होती हैं, जो ब्रेक्स होते हैं, वो 4 या 5 दिन का ही होता है। तो 4-5 दिन में आप ऐसा तो है नहीं कि हवा हवाई करके बहुत चीजें कवर कर लोगे। तो यू विल बी एबल टू कवर द स्पेसिफिक टॉपिक्स, है ना। तो मैं आ गया हूं आप सभी के लिए साइंस के बहुत ही लिमिटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। प्लीज जब भी एग्जाम में जाएं तो इन्हें पक्का कवर करके जाए। इन्हें कवर कर लोगे तो एश्योरिटी दे रहा हूं आपका 80 से तो कुछ भी नहीं है यार, आप मतलब 90 आराम से क्रॉस कर लोगे, बिल्कुल हंसते हंसते क्रॉस कर लोगे। बट ये टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली हर साल वही टॉपिक्स रिपीटेडली उठ उठ के बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, इसी चीजें पे बेसिकली फोकस रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा बिना बात गवाए। सबसे पहला चैप्टर होना हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बैलेंसिंग। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे ऐसे एक आपको देखो बैलेंसिंग जैसे हो गया है ना, बैलेंसिंग के अंदर से आपका एक नंबर का सवाल उठ के आ सकता है। बैलेंसिंग के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, वो तो खैर मैंने क्लास में पढ़ाया ही। और रही बात पढ़ाने की, तो 19 फरवरी को बिल्कुल आपके एग्जाम से एक रात पहले मैं 9 से 12 बजे तक रहूंगा आप सभी के लिए लाइव, जिसमें मैं सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूरे कवर कराऊंगा। आप ये मान लीजिए एक तरह से पेपर लीक होने वाला है आपका। ठीक है, लीक मतलब ऑलमोस्ट मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा 60 to 70% क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। ठीक है, चलिए तो एक हो गया बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग से एक सवाल एक नंबर का उठ सकता है। उसके बाद अगला होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर आपकी सभी आ गई, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन, अड़ना, ढिमकाना, फिमकाना, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट आती है रिडॉक्स। ये देखिए लिखी हुई रिडॉक्स। रिडॉक्स के अंदर से आपका न्यूमेरिकल उठ के आएगा बच्चों। क्या उठ के आएगा? न्यूमेरिकल। वो साला आपको बोलेगा कि भैया फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये इस तरह की चीजें आपसे जो होते हैं ना क्वेश्चंस, चाहे वो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इनमें से किसी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा आ सकता है कि अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स बिकम्स ब्लैक ऑन हीटिंग। ये मतलब इससे एक्स तरह का कुछ एक्स बन के कोई क्वेश्चन आता है। ऐसे एक आपका क्विक लाइम वाली प्रॉब्लम है, वो बड़ी फेवरेट है। क्विक लाइम वाली आ सकती है, कॉपर ऑक्साइड वाली आ सकती है। तो इस तरह के ये 3 ही टॉपिक मैं यहां पर लेके चलूंगा। मैं बोल तो रहा हूं बिल्कुल छठे हुए टॉपिक। ठीक है, रैंसिडिटी क्योंकि डिलीटेड है, तो बिल्कुल फिक्स टॉपिक्स हैं जो आपको उठा के चलने हैं बच्चों, बिल्कुल उठा के चलने हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से काफी सारा काम पूरा हो गया। प्लीज नोट करते रहिए टॉपिक्स को। ठीक है, यही टॉपिक आपने उठाना है। नेक्स्ट आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर सबसे पहले आपको एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या है कि बच्चा कोई भी एक ही बार में पढ़ लेगा, है ना। उसके बाद मैं फोकस करना चाहूंगा बच्चों आपका ध्यान केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, और वो भी किसकी इंपॉर्टेंट है? एसिड की। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसिड विद मेटल, एसिड विद मेटल ऑक्साइड, एसिड विद बेस, एसिड विद मेटल कार्बोनेट, एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक सवाल आपका उठ के आएगा इंडिकेटर से। अब इंडिकेटर्स नॉट ओनली योर यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो सिर्फ आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, वो कोई भी इंडिकेटर हो सकता है ना। वो बेसिकली आपका नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है, वो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर से एक सवाल, मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। पीएच स्केल पूरा का पूरा, व्हाट इज पीएच स्केल, कैसे नपता है पीएच स्केल, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, मतलब ये तो पूरा डीप आएगा। पीएच स्केल की तो मान लो आप ऑलमोस्ट 100% चांस है कि यहां से एक क्वेश्चन में आना ही आना है, अब चाहे एक में आए, 2 में आए, 3 में आए। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट फॉर्मेशन। यस, सॉल्ट्स मतलब बेसिकली सॉल्ट फॉर्मेशन भी क्या, मैं स्ट्रेट अवे बोलूंगा सॉल्ट्स। क्या बोलूंगा? सॉल्ट। सॉल्ट से आपका एक सवाल लगता है। अब वो सॉल्ट्स कोई भी आ सकता है, चाहे वो आपका कॉस्टिक सोडा उठा के पूछ दे, चाहे वो आपसे ब्लीचिंग पूछ दे, चाहे वो आपसे आपका वॉशिंग सोडा पूछ दे, चाहे वो आपसे आपका बेकिंग सोडा पूछ दे या पीओपी पूछ दे। यही आपके 4-5 सॉल्ट हैं बस, इनसे ये। दूसरा, इस चैप्टर से वाई वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों। ठीक है, वाई मिल्कमैन ऐड बेकिंग सोडा, वाई दिस, वो क्यों वाई करके कोई क्या क्या ऐड करते रहते हैं, वो सारे वाई वाले सवाल। तो उम्मीद कर रहा हूं आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट की मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए। मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत जल्दी कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट आपके आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर सबसे पहले आपको मेटल्स की डेफिनेशन, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन, ठीक है, एक बार रीडिंग मार लेना।
वो चांस उसके कम है, ठीक है। ज्यादा चांस है मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, पूरा एक टेबल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, वहां एक्सेप्शंस आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या एक्सेप्शन यहां आने के बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा बच्चों, क्या पूछेगा आपसे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। मेटल विद एसिड, मेटल विद वाटर, और मेटल विद वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल विद वाटर, मेटल विद वाटर, क्योंकि वाटर की कहानी बड़ी खतरनाक है। कोई मेटल ठंडे पानी से करते हैं, कोई गर्म पानी से करते हैं, कोई ठंडे गर्म से नहीं करते, स्टीम से करते हैं, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो वो आपको मुझे लगता है करके जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम गोज फॉर द नॉन मेटल्स, वो कहानी सेम हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, मैं इसको इतना हल्का वो नहीं देता, मैं इसके बाद आपको सीधा लेके चलूंगा मेटलर्जी में। कहां लेके चलूंगा गाइस, बोलो, मेटलर्जी में, है ना। मेटलर्जी में जैसे आपका वाला पूरा पोर्शन हो गया, रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, है ना, जो 3 स्टेप थे, कंसंट्रेशन हो गया, है ना, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया, उसके बाद आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो गया, वो पूरा मेटलर्जी, मतलब मेटलर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ मेटल्स नॉन मेटल्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो मुझे लगता है कि यहाँ स्लाइड में नहीं लगा हुआ है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली, उसके आने के चांस बहुत ज्यादा है बच्चों, वो है आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। अब चाहे आयनिक बॉन्डिंग की थ्योरी हो या आयनिक बॉन्डिंग के कंपाउंड फॉर्मेशन हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वो है आयनिक बॉन्डिंग। तो आज ये वीडियो जितनी भी होने वाली है, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत छोटी रहे, ठीक है, बट छोटी के चक्कर में मैं टॉपिक स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उतने टॉपिक कवर करने हैं जो आपको 90+ स्कोर आसानी से दिला देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो मैंने टॉपिक्स बोले उनको पक्का सुन लिया होगा, एक A4 शीट ले ली होगी, उसमें लिख लिया होगा, क्योंकि बेटा इंग्लिश तो आप 2 दिन में भी कर लोगे, साइंस 4 दिन में कवर, 3 दिन में कवर करना आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए जिन्होंने पूरा ही पढ़ा है लास्ट टाइम इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहले कि कार्बन कंपाउंड्स बिल्कुल सही कि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता क्यों है ना। जैसे कि वाई कार्बन, कार्बन इज सो स्पेशल, एक बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो आपने सुना होगा एक तो उसकी टेट्रावैलेंसी होती है और एक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन होती है, ये कार्बन के बारे में, ठीक है, बोला गया कि उसका वर्सटाइल नेचर होता है। हाँ, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है, क्योंकि ना वो चार लूज कर सकता है और ना वो चार क्या कर सकता है, गेन, क्योंकि लूज करने में एनर्जी पॉसिबल नहीं है और गेन करके वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो सारी कहानी, मतलब वाई कार्बन गेन और लॉस, है ना, मैं बहुत डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना मुझे थोड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में बाद में जाऊंगा। उसके बाद बेसिकली सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स पक्का पढ़ के जाना, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ना मत। 3 टाइप के हो गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूला, इनकी पूरी की पूरी सीरीज, इनके पूरे के पूरे नाम, नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वही आपके सारे के सारे हो जाएंगे, जैसे आपका पहला फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा हेलो एल्केन्स, उसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कीटोन, उन सभी के नाम, है ना। और एक मेरा फेवरेट टॉपिक, ठीक है, नॉमेनक्लेचर मेरा फेवरेट टॉपिक यहां से आएगा, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ये भाई पूछ सकता है आपसे, पक्का पूछ सकता है, पूरे पूरे चांसेस है। लास्ट में नोमेनक्लेचर, वो सबको नॉमेनक्लेचर के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से बड़े 2 क्वेश्चंस फंस सकते हैं, बड़े 2 क्वेश्चंस, 2 बड़े क्वेश्चंस, या तो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल से फंस सकते हैं, या फिर इथानोइक एसिड से फंस सकते हैं, या फिर आपका सोप से फंस सकता है बच्चों। किससे फंस सकता है, सोप, ठीक है, वो पूरा का पूरा बोल देगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ब्ला 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 ब्ला। अब इसकी इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जितनी रिएक्शंस हैं उनको पढ़ लो, इथेनॉल की सभी रिएक्शंस पढ़ लो, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो, एडिशन रिएक्शन भी एक होती है, आपको याद होगा, चाहे वो इसका डिहाइड्रेशन हो, रिएक्शन विद मेटल जिसमें सोडियम मेथॉक्साइड बनता है, रिएक्शन विद डिहाइड्रेशन तो आपको पानी निकालना होता है, इथीन बनता है, उसमें एक्स वाई जेड ऐसे करके काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, या कंपाउंड है जिसको हमने ऐसे करके डिहाइड्रेट किया, उससे एक अनसैचुरेटेड एल्कीन बनी, बताओ उसका नाम क्या था, मतलब बला बला बला, ऐसा सो ऑन करके ऐसे एक्स वाई वाले क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली आपको लाइंस प्रोवाइड कर दी, पहले में आप बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी को पढ़ेंगे, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे, इन एन ओन वो सब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, होमोलोगस पढ़ेंगे, देन यू विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस। लिख के याद करो, रिएक्शंस को लिख लिख के याद करो, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझो बात को, समझो मेरे प्यारे बच्चों, समझो बात को, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी के अंदर या तो क्लियर कट से नाम लिख दिया, ठीक है, मैं थोड़ा आपको चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। देखो
जब आप लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा हल्का सा पेज को थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं बहुत तेज से चल रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी समझने में, पर मैं तेज से चल रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, लाइफ प्रोसेस। तो देखो, जब लाइफ प्रोसेस की हम बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो पार्ट है वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का एक थॉरो रीडिंग चाहिए पूरे टॉपिक के, ठीक है। न्यूट्रिशन पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन। मैं मेन की बात कर रहा हूँ, देखो रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन के अंदर सबसे मेन आपने पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक। इसके अंदर एक पूरा का पूरा टेबल आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कौन कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, लीवर में क्या हो रहा है, बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इप्सिन, सारे उसका एक टेबल पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। रेस्पिरेशन के अंदर दो चीजें पढ़नी है आपने, एक पढ़ना है एरोबिक, एक पढ़ना है एनारोबिक। उसकी पूरी जो रिएक्शन का जो चार्ट है, पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक हो रहा है ना। एनिमल्स में दो तरह से होता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक प्लांट्स में होता है इसमें इथेनॉल बनता है, ठीक है, वो पूरा फर्मेंटेशन वाला। उसके बाद आपने रेस्पिरेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। ये हो गया रेस्पिरेशन का पार्ट। उसके बाद मैं आपको सीधा लेके आऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी में लिम्फेटिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग मारेंगे, लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हैवी वेटेज दूंगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। उसके अंदर आपने ब्लड पढ़ना है अच्छे से, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज पढ़नी है, और पूरा का पूरा हार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हार्ट। बस फिक्स टॉपिक बोलूंगा, हार्ट। और लास्ट में पढ़ लेना अच्छे से नेफ्रॉन। क्या पढ़ लेना है? एक नेफ्रॉन और आर्टिफिशियल किडनी। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो आपको डीपली पढ़ने हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू प्लांट, जो कि बड़ा चैप्टर है बच्चों, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें टॉपिक ज्यादा निकलेंगे यार। फिर मूविंग ऑन टू प्लांट्स, उसमें आपने क्या पढ़ लेना है, एक बार आप रीडिंग मार लेना। और प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, और प्लांट्स के अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और इसकी एक एक्टिविटी देख लेना, वो उसको जो वो वायोडीन वाला जो उसमें उसका टेस्ट करते हैं, उसको बॉईल करते हैं लीफ को अल्कोहल में, और फिर उसका स्टार्च वगैरह ऐसा कुछ टेस्ट करते हैं। एक वो वाला पक्का एक्टिविटी देख के जाना, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने टॉपिक्स मेरे मुंह से छूटे, जिनको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, उनको आप पक्का देख के जाना। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कोई बहुत मैंने माइन्यूट टॉपिक छोड़ दिए हों जहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक आध नंबर का निकल जाए, ठीक है। बट मैं फिर से बात कर रहा हूँ अबव 90 की, ठीक है। तो वो मेजर टॉपिक यही है। नेक्स्ट आपका होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर बिल्कुल फिक्स चीजें आपने पढ़ के जानी है, बहुत ज्यादा जोर सोकत नहीं लगानी। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बोलूंगा वो है प्लांट हार्मोन्स। क्या हुआ? सबसे पहला जो मेन टॉपिक बोलूंगा वो है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, एब्सिसिक हो गया, ऑक्जेंस हो गया, साइटोकिन्स हो गया, गिबरेलिन्स हो गया, वो सारा हो गया, ठीक है। उसके यूजेस वगैरह सब कुछ। सेकंड आपका हो गया प्लांट्स मूवमेंट। प्लांट्स का मूवमेंट दो टाइप का होता है ना ये, एक आपका वही थिक, कौन सा था यार, वो भूल गया मैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, पूरा का पूरा, ठीक है। नास्टिक के अंदर जितना भी था और ट्रॉपिक के अंदर जितने पार्ट थे पूरा का पूरा हो गया। तो प्लांट में आपका इतने में काम हो जाएगा, खत्म कहानी, और कोई जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू ह्यूमन, जब आप ह्यूमंस में जाओगे, सबसे पहले आपने पूरा जो ग्लैंड का जो टेबल है ना, ग्लैंड बोले तो हार्मोन्स का जो टेबल है, उसमें थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है, और वो पूरा आपका एड्रेनालिन का फंक्शन क्या है, एक एक ग्लैंड का आपको पता होना चाहिए। पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बड़ा एक आजकल तो जो शुगर वाला जो हो रहा है ना, जैसे इंसुलिन वाला जो हो रहा है, उसका जो ग्लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोइटर वाला हो गया है ना, तो कौन से ग्लैंड से क्या होता है, किसकी क्या लोकेशन है, वो पूरा एक टेबल है, वो पढ़ लेना। एनसीईआरटी का डायग्राम देख के जाना, ठीक है। ब्रेन को अच्छे से पढ़ के जाना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, कौन सा पार्ट किसके अंदर आता है, किसका क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। और लास्ट में पढ़ लेना रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक पढ़ के जाना, जो बड़ा फिक्स चीजें हैं। और साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो लगाने है। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो खैर सबके लगाने हैं, वो तो फिक्स चीज है जो आप एक बार रीडिंग करके जाओगे। तो ये छोटे से ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा सा कम टॉपिक में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब टॉपिक घटते रहेंगे, ठीक है। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके अंदर टॉपिक, जाहिर सी बात है, कंटेंट ज्यादा है तो टॉपिक भी ज्यादा होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनके अंदर कंटेंट कम है तो टॉपिक भी कम ही होंगे, ठीक है। प्यास लग गई, कोई बात नहीं, पूरा कवर करके बात करेंगे। हेरिडिटी एवोल्यूशन में फालतू बातें नहीं करूंगा, ये सब तो कहानी की बातें हो गई। मैं आपको सिर्फ 3 टॉपिक लिख के दूंगा, वो करना बच्चों। सबसे पहला ये डेफिनेशन सब आप रीडिंग मान लो एक बार। सबसे पहले बोलूंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर बोलूंगा आपका डाया हाइब्रिड क्रॉस, और थर्ड आपका बोलूंगा सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई इसको पढ़ना, काम खत्म। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल्स की फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी आ गया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाया हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आ गया आपकी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और आपका एसडी, एसडी माने
सेक्स डिटर्मिनेशन। ये 3 टॉपिक्स आप पढ़ना, अलॉन्ग विद दैट एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना, दैट्स इट। इन 3 टॉपिक से बाहर कुछ मत लगाना। सारी कहानी इन्हीं 3 टॉपिक्स की घुमा घुमा के आएगी। इन्हीं 3 टॉपिक की कहानी घुमा घुमा के आएगी, ठीक है। आगे ले चलता हूं। अब आता हूं आपको लाइट्स के ऊपर लेके आता हूं। लाइट के ऊपर सबसे पहला जो आपने गेम करना है वो करना है रे डायग्राम का। रे डायग्राम आपको बिल्कुल मस्त रटे होने चाहिए, चाहे वो लेंसेस के हों या फिर चाहे वो किसके हों, मिरर के। रे डायग्राम आ गया तो काम हो जाएगा। रे डायग्राम आएगा तो फिर आपको मिरर फॉर्मूला भी आएगा 1/f = 1/b + 1/u। फिर आपको लेंस फॉर्मूला भी आएगा 1/f = 1/b - 1/u। फिर आपको मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला भी आएगा, यहाँ पर v/u और यहाँ पर फॉर्मूला भी आएगा, यहाँ पर -a/u। ये आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, h2 h1, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का तैयार करके जाइएगा, बिल्कुल ही बेहतरीन सा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों की लॉस क्या होती है, दोनों की क्या होती है, लॉज क्या होती हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल दिया, मैंने चीजें बिल्कुल फिक्स कर दी। रे डायग्राम पढ़ के जाना, लेंस फॉर्मूला मिरर दोनों के पढ़ के जाना, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला दोनों पढ़ के जाना, एक आध बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना, और लास्ट में लेंस के अंदर पावर पक्का पढ़ के जाना। पावर से बहुत सवाल उठ रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं पावर से, है ना। तो मैंने आपकी लाइट की नॉलेज को बिल्कुल फिक्स कर दिया। और हाँ, एक लास्ट टॉपिक मेरे से बचता है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जहां बच्चों को लास्ट तक डाउट ही रह जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप के होते हैं, वही वाला, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, है ना। कैसे इससे स्पीड निकाली जाती है, इंडेक्स, ये वो सारी कहानी, है ना। तो मैंने फिक्स चीजें एक बार बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में आपके लिए कवर कर दी। उम्मीद करता हूं कि आप इन टॉपिक्स को पक्का कवर कीजिएगा। भाई देखो, कुछ भी हो जाए, इन टॉपिक को पक्का कवर करना है, ठीक है। वो साइन कन्वेंशन, फाइन कन्वेंशन सबको याद रहते हैं यार, वो पढ़ के एक बार देख के डायग्राम। रे डायग्राम नहीं भूलना है बेटा। और सबके कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सबके, किसी के नहीं छोड़ने भाई, किसी की छोड़ो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको जितने मैं टॉपिक बोल रहा हूं इन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज आप नीचे ना कमेंट कर दो कि वी वांट नोट्स। मैं एक ई लाइब्रेरी बना के नीचे नोट्स अटैच कर दूंगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोट्स वहां पे दिख जाएंगे, ठीक है। या मैं आपको ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको ई लाइब्रेरी के अंदर सारे नोट्स आपको शो हो जाएंगे जो चैप्टर वाइज लगे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनके सिंप्लीफाइड हैंडेड नोट्स चाहिए ना, वह काफी हद तक काम चल जाएगा इससे, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स टॉपिक है बेटा, जो आपने पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाली कहानी पे लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। चल जा भाई। हाँ, हाँ, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि आप फटाफट सट्टे में पड़ जाओगे, है ना। अब जैसा कोर्स मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेट अवे अगर जाऊं तो आपने चार्ज की थोड़ा सा नॉलेज ले लेनी है, उसके बाद करंट को थोड़ा सा पढ़ लेना है, करंट का फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का एक बार ब्रीफ नॉलेज लेना है। मेन जो पढ़ना है आपने पढ़नी ओम्स लॉ। सिर्फ न्यूमेरिकली नहीं, इसकी स्टेटमेंट, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म और इसका ग्राफिकल फॉर्म। ओम्स लॉ का ग्राफिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके बनता है ना, v = v और प्रोपोर्शनल टू i, ऐसे बनता है, ऐसे ओरिजिन से, और इसका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस दिखाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, कोई गिनती नहीं है भाई, कोई गिनती नहीं है। मैंने तो क्लास में बड़े शॉर्टकट सिखाए थे, कोई गिनती नहीं की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ये ओम्स लॉ। इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई, जो इलेक्ट्रिक करंट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैं बता रहा हूँ, वो जो छूट रहा है, यस, वो है पावर। क्या है? पावर। पावर को पक्का पढ़ के जाइएगा। पावर के सभी फॉर्मूले, पावर इज इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल्स टू V²/R, पावर इज इक्वल्स टू I²R। ये हीटिंग इफेक्ट में आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ोगे, I²RT, ठीक है। सेफ्टी डिवाइसेस पढ़ लेना एक बार, फ्यूज वगैरह को पढ़ के जाना। ये बड़ा चैप्टर है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का फंसेगा, और वो न्यूमेरिकल 2 कैटेगरी में फंस सकता है। या तो वो सर्किट का फंस सकता है, सीरीज पैरेलल, एमीटर लगाया, वोल्टमीटर लगाया, कौन सीरीज लगाया कौन पैरेलल लगाया, या फिर वो फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस फंस सकता है, R = ρL/A, कि वायर को इतना खींच दिया, वायर डबल हो गई, वायर ट्रिपल हो गई, ये वाले सवाल यहाँ से फंस सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से टॉपिक आपको याद दिला रहा हूँ, चार्ज की रीडिंग, करंट की रीडिंग, पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग, ठीक है। ओम्स लॉ थॉरो, ग्राफिकल और चाहे कुछ भी हो, रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर थॉरो, रेजिस्टिविटी थॉरो, पावर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग थॉरो, अप्लायंसेस एक बार रीडिंग। न्यूमेरिकल सारे जितने कॉपी के अंदर हैं, जितने आपने एनसीईआरटी के करे हैं, आपके टीचर ने आपको कराया है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं करे हैं न्यूमेरिकल्स, वो सभी प्रैक्टिस कर, एक बार देख के पक्का जाना, ठीक है। तो मतलब डे ब्रेक करके इलेक्ट्रिसिटी एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। मैं फिर से बोलूंगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। लाइट से भी मैं उसको बड़ा बोलूंगा, क्योंकि इसमें सर्किट के न्यूमेरिकल्स बच्चों को दिक्कत देते हैं, है ना। तो इस ये हो गया, और बायो का लाइव प्रोसेस हो गया, इनको तसल्ली से टाइम दीजिएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर कार्बन कंपाउंड्स, ये 3 चैप्टर्स को तसल्ली से टाइम दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 चैप्टर्स को टाइम दीजिएगा। उसमें से एक है कार्बन कंपाउंड्स, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी,
और तीसरा है लाइफ प्रोसेस। ये आपको 10th तो क्या आगे भी आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, बट इन्हें पक्का टाइम दीजिएगा, पक्का माने पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसके होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, साफ बोलता हूँ, सबसे पहले आपने मैग्नेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आप बार और हॉट थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ोगे, जहां मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज के कुछ 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट, उनकी रीडिंग मारना। जब आप ये रीडिंग मान लोगे, उसके बाद सीधा आप टप्पी मारोगे करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे, सीधा डायरेक्ट, छोड़ो बाकी चीजें। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना, सर्कल पढ़ना और सोलेनॉइड पढ़ना। यहाँ सोलेनॉइड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलेनॉइड जो होता है वो अपने में तो काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी काम करता है। ये और इनके पूरे फैक्टर्स, डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम बनेगा, थ्योरी आएगी और पूरे फैक्टर्स आएंगे, ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लास्ट जो मैं आपको बोलूंगा, कुछ रूल्स बोलूंगा, जैसे मैं आपको बोलूंगा एक राइट हैंड थंब रूल आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना, या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, 2 ही रूल आपके कोर्स में है। फिर से बोलूंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल। यहां से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स मैक्सिमम कब होती है, जब वो 90 डिग्री पे रखा रहता है, मिनिमम कब होती है, ऐसे कब होती है, वैसे कब होती है, वो सारे आपके क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। F = ILB sin थीटा। मैंने क्लास में पढ़ाया है, खैर मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ आज, बार बार वो होता ही है, जब एक टीचर आपको टॉपिक बताने के मन से आए तो पढ़ा भी देता ही है यार थोड़ा बहुत, है ना, कोई बात नहीं। तो मैं फिर से बोलूंगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड पढ़िएगा, एक बार रीडिंग मारिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, टेस्ला इसकी यूनिट है, वो आप एक बार ऊपर से रीडिंग मारिएगा। फिर आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज ऊपर से रीडिंग मारिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, ऊपर से रीडिंग मारिएगा। डीपली क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम, सब कुछ एवरीथिंग, सर्कुलर, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये 4 टॉपिक बहुत डीपली पढ़ेंगे। देन आप लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग मारेंगे, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएगा तो डायरेक्शन का ही आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्शन का आने का बहुत हैवी चांस है। डायरेक्शन का न्यूमेरिकल आने के हैवी 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 वेरी हैवी चांसेस, वेरी हैवी चांसेस, ठीक है। चलिए अब आई एम मूविंग टू द ये ऑलमोस्ट, हाँ, मोटर वगैरह ये सब चीजें इस साल कट चुकी हैं, इसमें आपको हाँ ये वाला आ सकता है, ठीक है, ये दोनों चीजें कट चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पे आते हैं तो सबसे पहले आपको ये साफ दिख रहा है कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर एक एक चीज का फंक्शन, जैसे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, हर एक का फंक्शन, हर एक का स्ट्रक्चर। सीलरी मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीलरी मसल्स मेरा फेवरेट है। सीलरी मसल्स, आइरिस, प्यूपिल, कौन पिगमेंट देता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन अलाउ करता है, कहाँ रिफ्रैक्शन होता है, एवरीथिंग। देन मूविंग ऑन टू द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स आपको बताइए, आपके सबसे मेन 2 बड़े कैटेगरी, जो 2 बड़े डिफेक्ट्स हैं, जो आपके जो बड़े जो डिफेक्ट्स हैं, है ना, 2 जो बड़े डिफेक्ट्स हैं, उसमें से एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया। ये वाले का डिफेक्ट अगर फंस गए पूरे पूरे, ये 3 नंबर में आएंगे। उसके बाद आपका एस्टिग्मेटिज्म हो गया, कैटरैक्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये 1 नंबर के डिफेक्ट हो गए, ठीक है। इन डिफेक्ट्स में आपको डिफेक्ट्स तो बताना ही है, करेक्शन भी देना है, उसकी इमेज देनी है, उसकी कॉज देनी है, पूरा का पूरा बताना है। पावर निकालना आपको आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक ही आएगा, पावर का न्यूमेरिकल एक ही आएगा कि वो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो न्यूमेरिकल यहाँ से फिक्स है। इसके न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी करके जाना। 2 भाग में चैप्टर बचा हुआ है, एक पूरे आई और डिफेक्ट जो मैंने बताया, और जो सेकंड वाला भाग है वो है डिस्पर्जन, जो यहाँ मेंशन नहीं है। डिस्पर्जन पक्का पढ़ के जाना, डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमी आफ्टर पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म, पूरी पूरी कहानी, व्हाई डिस्पर्जन हैपेंस। एक तो इतना हो गया। उसके बाद इस सवाल, इस चैप्टर से व्हाई वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, जैसे एक इससे रेनबो आ सकता है, दूसरा रेनबो के साथ में व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई कलर ऑफ स्काई इज डार्क अपीयर्स टू द एस्ट्रोनॉट, व्हाई दिस, व्हाई वाले क्वेश्चन यहाँ से काफी आने के चांसेस हैं। व्हाई तो 2 भाग में चैप्टर को मैंने बांट दिया, एक आई और उसके डिफेक्ट, वहां के मैंने टॉपिक आपको बताए, फिर मैंने आपको डिस्पर्जन प्रिज्म वाले बताए, और साथ में वाई वाले क्वेश्चन वाले बताए। तो ये फिक्स चीजें हैं जो आप आई से पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया। इसमें आपको पता होना चाहिए जब प्रिज्म से लाइट होती है, कौन सी लाइट पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, किसका कितना डेविएशन हुआ, रेड का डेविएशन लीस्ट हुआ तो क्यों हुआ, वेवलेंथ, वो सारी कहानी वो एक अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। मैंने तो बच्चों को इस तरह से कराई थी, मैं कैसे कराता बच्चों को, ऐसे करके लाइट गई और मेरे सारे ऑर्डर लिखा रखे थे बच्चों को, ऐसे करके सारे ऑर्डर्स लिखाए थे, एंगल का, डेविएशन का ऑर्डर, टाइम का ऑर्डर, इसका ऑर्डर, तो मतलब एक ही कहानी से बच्चों को सारी कहानी पूरी हो गई थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपनी अगली कहानी पे। लास्ट हमारा चैप्टर बचता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर मैं बहुत फालतू बातें नहीं करूंगा, घुमा फिरा के मेन बातों पे आऊंगा। एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहला जो सवाल, जो मेरा जो हिट फेवरेट सवाल है सबसे, एक तो फूड चेन और फूड वेब, ये तो बहुत कॉमन टॉपिक हो गए, बहुत ही कॉमन टॉपिक। ये तो आपको ना मतलब हर एरा गहरा कोई बता देगा कि भाई फूड चेन फूड वेब ठीक है, इनको पढ़ लो। अरे मैं देखो क्या बता रहा हूँ, फूड चेन फूड वेब ठीक है, आपने ओजोन नहीं छोड़ना है, ओजोन पूरा का पूरा पढ़ के जाना है भाई। ओजोन में क्या क्या पढ़ना है, वाई मतलब व्हाट इज ओजोन, सबसे पहले ओजोन क्या होती है, सबसे पहले आपने पढ़ना है व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या होती है, मैं ऑक्सीजन क्या लिख रहा हूँ, ओजोन,
ओजोन क्या होती है, ये कैसे बनती है, हेवियस फॉर्म है ना, कैसे नेचर में यूवी रेज आती हैं, वो नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होती हैं, फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, फिर दोबारा आपकी O3 बनती है, हाउ इट इज फॉर्म, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है और ओजोन डिप्लीशन को कैसे रोक सकते हैं, पूरा ओजोन पढ़ के जाना है, फूड चेन फूड वेब पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। दूसरा 10% लॉ को एक बार पढ़ के जाना है, और 2 डेफिनेशन बोलूंगा, प्लीज पक्का सुनिएगा। उसमें से एक डेफिनेशन है 10% लॉ तो हो गई, ठीक है, एक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यस, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के ऊपर केस स्टडी भी आ जा रही है आजकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आजकल आता है कि अगर हम किसी फूड चेन के किसी एक लेवल को बिल्कुल गायब कर दें तो उससे फूड चेन पे क्या असर पड़ेगा, फूड चेन एक पर्टिकुलर लेवल से इससे ज्यादा क्यों नहीं होती, 7-8 लेवल की फूड चेन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये बड़े बेसिक सवाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आपका जो काम है वो मेरे साथ चल जाना चाहिए, है ना। और अगर ये टॉपिक्स आपने लगा लिए तो भाई 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर से रिवाइज करना चाहूंगा आपको, फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप लोगों को सभी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, यस वी वांट पीडीएफ भैया, हमें नोट्स दे दीजिए, तो भैया मैं आपको एक ई लाइब्रेरी का पूरा या ऐप का लिंक दूंगा, वहां से आप सीधे जाएंगे, आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं बच्चों आपके साइंस के पेपर से एक रात पहले, और जहां हम करेंगे रात 9 से 12 बजे तक पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस कि क्या आ सकता है, एनालिसिस मतलब क्या आ सकता है, और भाई बता रहा हूं वही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं उसी दिन, जय हिंद, गुड बाय, टाटा बाय बाय।